नमस्ते तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए तो द यूनिवर्स इंजीनियरिंग क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो हम आ गए हैं क्लास 10th के लिए। आप लोग जान ही रहे होंगे, क्लास 10th के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, चाहे हम जहीं भी हो आपके लिए हम क्लास 10th में अवेलेबल रहते हैं। तो मैं आ गया हूँ क्लास 10th के लिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए चैप्टर नंबर हम 7 को देख रहे थे, जिसमें हम पार्ट नंबर 1 को देख लिए हैं। क्या देख रहे थे? तो पार्ट नंबर जो 1 था उसको हम देख लिए हैं। इसके क्लास में पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। जो गोधली जो भाग 2 इसको देख रहे थे, कहानी देख रहे थे। जो परंपरा का जो मूल्यांकन है, पार्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। जहाँ से हम लोग का छूट गया था वहाँ से करना देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग का छूट गया था, आप लोग जान रहे हैं ना? तो बोलें कि हाँ सर। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स चैनल क्लास पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह कंटेंट को हमें क्रिएट करने में। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले यदि आप क्लास को नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, तो उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर जो है ना 7 का, इसमें पार्ट 1 देख के आइए, तो उसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखिए आप। तो यहाँ से हमने एक छूट गया था। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। कभी ये भी बोल रहे हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन का मतलब क्या होता है? जो कल कारखाना जो होता है, जो मशीन वहाँ बनता है, उसमें बोल रहे हैं। और जो कलात्मक उत्पादन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग घर उर में बनाते हैं, जो वहाँ किसान लोग अपने मेहनत से बनाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो औद्योगिक जो उत्पादन होती है और जो कलात्मक जो उत्पादन होती है, इसमें बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। यहाँ देखिए, अमेरिका ने एटम बम बनाया। बोल रहे हैं कि जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका ने क्या बनाया था? तो एटम बम बनाया था, न्यूक्लियर अर्थी बम बनाया था। बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर बम सो बोलते हैं। हाँ, एटम बम बनाया था, न्यूक्लियर वेपन्स बनाया था। किसने बनाया था? तो बोलते हैं कि अमेरिका ने बनाया था, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। रूस ने भी बनाया, रसिया ने भी बनाया है। बोल रहे हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन और जो कलात्मक उत्पादन है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। औद्योगिक से ही अमेरिका ने एटम बम बनाया है, फिर रसिया ने बनाया है, यानी कि रूस ने बनाया है। पर शेक्सपियर के नाटक जैसी चीज पर उत्पादन, हम बोल रहा है कि शेक्सपियर के नाटक जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ है। और जो शेक्सपियर जो है वह इंग्लैंड के ही, जो इंग्लिश के लिटरेचर के कवि माने जाते हैं, अमेरिका के हैं। तो वही कह रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। कलात्मक जो कलम से लिखा जाता है, औद्योगिक जो है ना वह कल कारखाने में बनता है। जो अमेरिका ने अगर एटम बम बनाया है, जो रसिया ने भी बनाया है, पर जो शेक्सपियर जो नाटक जैसी चीज का उत्पादन किए हैं, उनका दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ है। और जो एटम बम को बनाया जा सकता है, जो शेक्सपियर जो इंग्लिश के जो राइटर थे अमेरिका के, वह दोबारा इंग्लैंड भी नहीं हुआ है, उनके द्वारा लिखा गया है। देखिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा थी है। अब यहाँ से देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी संक्षेप स्वाधीनता स्वीकार करता है। कई बोल रहे हैं कि जो हाँ क्या है? तो द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद जो मनुष्य की जो चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी क्या है? तो उसकी संक्षेप स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है। कई बोल रहे हैं कि जो आर्थिक जो संबंधों से प्रभावित होना एक मनुष्य की तो कला है। कोई भी अगर आदमी, गरीब आदमी अगर पैसे की अति से देखे कि हमारे पास पैसा नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, तो पैसा ही है या नहीं? बिना पैसा, बिना अपना सब चीज़ खा नहीं सकता है, पैसा बिना अपना घूम नहीं सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आर्थिक जो संबंध से प्रभावित होना तो एक आम बात है, छोड़ो वो सब क्या है। अब देखिए यहाँ से, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। कभी ये भी बोल रहे हैं कि उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना, आखिर उसको लाइफ में करना ही क्या है, इसको पर जोर देना जो बहुत अच्छा बात रहता है, कवि कहते हैं। और देखिए यहाँ से, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। कई बोल रहे हैं कि जो भौतिक जो वाद है उसका जो अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता है। कभी ये भी बोल रहे हैं कि जो सब कुछ जो परिस्थितियों के द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं
है तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का जो संबंध विद्वानात्मक है। यह कारण है कि साहित्य संक्षेप रूप में स्वाधीनता होता है। गुलामी अमेरिका में भी थी, बोल रहे हैं कि गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप की प्रभावित कर दिया और गुलामों अमेरिका मालिक ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि जो द्वंद्वात्मक और जो भौतिक जो वाद है उसकी जो मनुष्य की जो चेतना क्या है, तो आर्थिक संबंधों से प्रभावित होते हुए मानते हैं और उसकी जो संक्षेप जो स्वाधीनता का जो स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि जो आर्थिक जो संबंध से प्रभावित होना मनुष्य का एक आम बात है। कोई भी पैसा बिना अपना जो है खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, उस सब के लिए तो होता ही रहता है। कई बोल रहे हैं उनके द्वारा जो चेतना का निर्धारित होना यह बहुत आम बात है, जरूरी है। चेतना माने कि आपको क्या करना है लाइफ में। भौतिकवाद का जो अर्थ है ना वो भाग्यवाद नहीं है। बोल रहे हैं कि जो आप सोचते हैं कि भाग में लिखा होगा तो ये नहीं है। सब कुछ जो है ना परिस्थितियों के द्वारा अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सब कुछ जो है ना भाग के द्वारा नहीं होता है। कभी कोई जाता है अरे गिर गया, जो भाग ही खराब था, बोलता है ना उसको नौकरी नहीं लगा, उसको भाई खराब था। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मेहनत करता है उसी को नौकरी लगता है। तो सब कुछ जो है ना परिस्थितियों के अनुसार नहीं होता है। दोनों का जो संबंध क्या है, किस तरह से है, तो आपसे पूछ सकता है कि जो पर यदि मनुष्य, हाँ आपसे पूछ सकता है कि जो परिस्थिति थी और जो नियामक की जो संबंध किस तरह से है, तो बोलना है कि जो संबंध द्वंद्वात्मक संबंध है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ से। यही कारण है कि साहित्य संक्षेप रूप में स्वाधीनता होता है। अमेरिका तो भी गुलामी था और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया। आज जो एथेंस की जो थी, एथेंस की जो सभ्यता थी ना वो सारा यूरोप के बर्बाद करके धर दिया। और जो गुलाम जो अमेरिका के मालिक थे ना वो मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। समझिए कितना बड़ा पावरफुल देश अमेरिका था। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा है और इस पर समानती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रेफेल लेनोआर्दो बीची और माइकेल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक और यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियों होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता है। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। इसमें कवि बोल रहे हैं कि जो समांतवाद दुनिया भर में कायम रहा है, सब कुछ एक बराबर रहा है, पर समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे। कितना केंद्र थे, तो दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। अगर आपसे पूछ देगा कि इस समानती जो है ना वह दुनिया भर में कविता का कितना केंद्र है, तो बोलना अक्सर दो केंद्र है। कौन कौन केंद्र था, तो भारत और ईरान था। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रेफेल भी बोला है कि लेओनार्दो का बीची और माइकेल एंजेलो इटली का देन है। कहाँ का देन है, तो बोला है कि जो रेफेल जो है ना, जो लेओनार्दो जो है ना और बीची माइकेल जो कहाँ का देन है, तो इटली ने दिया है। यहाँ हम एक और देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास जो संभव होता है। जो हमारा जो सभ्यता जो संस्कृति है, इस समाज की परिस्थिति में देखते हैं कि जो कला का जो विकास जो है ना बहुत ज़्यादा संभव है। दूसरी ओर ये भी हम देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थिति होने पर भी कला का समान विकसित नहीं होता है। सभी लोग एक समान है, परंतु जो उस समाज में जो कला का जो परिस्थिति जो है ना वो समान नहीं होता है। यहाँ हम असाधारण प्रगतिशील मनुष्य की अद्वितीय यानी कि भूमिका अलग अलग देखते हैं। हम ऐसे देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। क्या बोल रहे हैं कवि कि जो साहित्य के निर्माण में, जो लिटरेचर के निर्माण में जो प्रतिभाशाली जो मनुष्य की जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा निर्णायक है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छी ही होता है या उनका श्रेष्ठ की न्यूनतम में दोष नहीं होते हैं। कला का पूर्णतः निर्देश होना भी एक दोष है। कभी ये भी बोलते हैं कि जो कला जो है ना उसको निर्दोष होना भी एक क्या है, एक दोष है। ऐसा कला निर्जीव होती है। ये भी बोल रहे हैं कि जो ऐसा जो कला जो है वह क्या है, तो निर्जीव होती है, उसमें कोई जान प्राण नहीं होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्य को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है, किंतु लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, उसको अति करते हैं। पूजा पाठ बहुत आदमी कर रहे हैं, वे सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। जो अगर व्यक्ति समाज में पूजा की निंदा करता है, पूजा को देखता है क्या पूजा पाठ कुछ नहीं है, पूजा पाठ के नाम पर वो भड़क जाता है, तो वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा समाज में पूजा का प्रचार करता है, नहीं कहता कि पूजा करिए। यदि कोई भी जो व्यक्ति बोले कि यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है, क्या बोला जा रहा है, जिसमें रामविलास शर्मा जी बोलते हैं कि यदि कोई भी जो साहित्य जो कार जो लेखक है ना वह आलोचना से परे नहीं है, तो राजनीतिक यह दावा और यह भी नहीं कर सकते हैं कि इसलिए कि साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा क्या है, तो अधिक अस्थायी है। ध्यान से देखिए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बहुत बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजी के कवि जो टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनियां तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश समाज का कोई नामलेवा और पानीदेव न रह जाए, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। देखिए यहाँ से, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन्म क्या है, तो जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसमें कौन नहीं जानता है कि यूरोप के संस्कृति विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति का नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करती है, तब उनकी अस्तिमा नष्ट नहीं हो जाती है। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ है। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान प्राचीन संस्कृति से अपनी एकमात्र क्या है, तो एकात्मक स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और बोल रहे हैं कि बायरन ने अपने स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसे एकात्मक पहनाने के बड़ा परिश्रम किए थे। देखिए अब यहाँ से हम लोग को बताते हैं क्या है, इसको हम अपना भाषा में समझा देते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि जो आज भी जो अंग्रेज के कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बहुत बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की जो ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई दे रही है या देती है। इन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल काव्य जो लिखा गया है, जो उसका राइटिंग लिखा गया है, उसकी सागर की ध्वनि आज हमें भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद मिलती है। इतना कहते हुए जब ब्रिटिश जो समाज का कोई नामलेवा और पानीदेव न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे कि जैसे पहले उनका प्रकाशन ही अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। कवि बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। कवि ये भी बोलते हैं कि जो लिटरेचर को जो निर्माण करने में जो किसी भी
जो पाठ जो है उसको लिखने में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जो अगर अच्छा व्यक्ति होता है जो लिखता है, तो जन समुदाय जाति और विशेष भूमिका होती है। इसमें कौन नहीं जानता है कि यूरोप के जो संस्कृति विकास में भूमिका प्राचीन यूनानियों की है, वह अन्य किसी जातियों के नहीं है। किसका है? केवल और केवल भूमिका जो है ना वो प्राचीन यूनानियों की है, इसमें कोई और जाति का नहीं है। देखिए यहाँ से, जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाती है तब उनकी जो अस्तित्व जो है वह नष्ट हो जाती है। जन भूमिका, जन जो समुदाय है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करती है तो उसकी जो अस्मिता जो है वह नष्ट हो जाती है। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ है। आधुनिक यूनान जो एक राष्ट्र है। आधुनिक यूनान क्या बच गया है? तो एक राष्ट्र है। यह जो आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति में अपने एकात्मक स्वीकार करता है या नहीं? यह तो 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मक पहचानने में एक क्या तो बहुत बड़ा यानी कि परिश्रम दिए मिला है। यहाँ से देखते हैं परिश्रम किया है। यहाँ से परिश्रम किया है। देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मक पहचान का इतिहास का प्रवास ऐसा ही है कि वह विच्छिन्न है, वह अविच्छिन्न है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता का कायम रखता है। उसको याद रखता है कि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप से संगठित करता है, उनसे इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और किंतु जब एक पूर्वी पश्चिमी, देखिए इसमें बता रहे हैं कवि कि जो भारतीय जो स्वाधीनता जो आंदोलन के दौरान भी इस देश के बोला है कि इस देश ने इसी तरह से अपनी जो एकात्मा का वह पहचानी इतिहास का प्रवास बनाया था। क्या वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न है? क्या वो अलग है या अलग नहीं है? तो बोल रहे हैं कि जो हमारा जो भारतीय जो स्वाधीनता जो बना है, उस जो निर्माण हुआ है, उसका जो आंदोलन के दौरान इस देश के जो पूरी ताकत लगा दी गई थी किसी में तो संविधान लिखने के लिए नहीं, संविधान के लिए नहीं, यहाँ स्वाधीनता की बात आ रही है। हाँ, तो स्वाधीनता के लिए तो एकात्मक पहचानी। क्या बोला जा रहा है कि इसका जो इतिहास का जो प्रवाह ऐसा ही है कि वह विच्छिन्न है या अविच्छिन्न है? बोला जा रहा है कि नहीं, वह अलग नहीं है। मानव जो समाज बदलता है और उसकी पुरानी जो अस्मिता कायम रखता है। इसमें बोला गया है कि जो मानव जो समाज जो है ना, पहले देखिए आज से 10 साल पहले देखिए अपना गांव का नक्शा, तो बोला कि आदमी वही है, उसका समाज का नक्शा बदल गया होगा। आज से 10 साल पहले गाँव में रोड नाले नहीं होंगे, बिजली नहीं होंगे, पानी नहीं होंगे। आज जाकर देखिए किस तरह से बदल गया। तो यही बोल रहे हैं कि जो मानव जो समाज है वह बदलता है और अपनी जो पुरानी जो अस्तित्व है वह कायम रखता है, वह वैसा ही रहता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं वो इतिहास, संस्कृति, परंपराओं का आधार निर्मित या अस्मिताओं का क्या है? तो ज्ञान अत्यंत यानी कि बहुत जरूरी है। जिस तरह से बंगाल विभाजित हुआ है, जिस तरह से जो इंडिया का है ना वो बंगाल क्या है तो विभाजित हुआ है, और किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी, देखिए यहाँ से बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो बंगाल जो है ना वह विभाजित हुआ है, वह डिवीजन हुआ है। बंगाल के लोगों को अपनी साहित्य परंपराओं का ज्ञान रहेगा। जो बंगाल के जो वहाँ के लोग होंगे, जो पीपल होंगे ना, उसका अपनी जो लिटरेचर है वह साहित्य का यानी कि परंपरा का ज्ञान तो रहेगा। तब बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। तो जो बंगाल का जो सांस्कृतिक जो जाति है ना वह क्या रहेगा? तब बंगाल के जो बंगाली जाति का जो सांस्कृतिक रूप है ना वह अविभाजित, वह अलग नहीं रहेगा। भला ही बंगाल क्या अलग हो गया है, जब उनको अगर अपने बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान अगर रहेगा तब बंगाल जो है ना वह जाति के सांस्कृतिक रूप से वह अविभाजित रहेगा, अलग नहीं रहेगा। विभाजित बंगाल, बोला जा रहा है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए। कभी खुद बोल रहे हैं कि जो बंगाल आज विभाजित हो गया उसको लेकर देखिए और विभाजित जो पंजाब है उसको लेकर देखिए, दोनों में तुलना कीजिए आपस में, तो हमें ज्ञान होता है, तो हमें मिलता है क्या प्राप्त होता है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनधिक ज्ञान के समाज परिणाम क्यों होते हैं। एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय है, अनेक भाषा भाषी हैं,
जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, जिस तरह से नेशनल लैब पर जो क्या आती है तो मुसीबतें खड़ा आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह से होती है। देखिए यहाँ से, जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, अगर आपसे पूछ देगा कि जो हिटलर था वह कहाँ आक्रमण किया था, तो बोलना जो हिटलर जो है ना वह सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। उस समय यह जो राष्ट्र है ना वह असीमता जनता के स्वाधीनता संग्राम की असमर्थक प्रेरक शक्ति बन गई। सोवियत संघ के लोगों ने हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अर्थात क्या है अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। जो सोवियत जो संघ जो रूस जो है उसको बोला गया है जो हिटलर विरोधी जो संग्राम उचित की महान राष्ट्रीय था, जो अथवा देशभक्ति पूर्ण संग्राम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर में रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया है। इस जब युद्ध हो रहा था उसमें जो खास तौर में जो रूस के जो कैटेगरी था, रूस के जो जाति था, उसने बार बार अपनी साहित्य परंपराओं का स्मरण किया है। देखिए यहाँ से, सोवियत समाज जरसाई रूस के समाज से भिन्न अलग था। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का क्या है, तो इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है यानी कि अलग है। जातीय अस्मिताओं की दृष्टि से यह अविच्छिन्न है यानी कि अलग है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। जारसाई रूस के तिलेस्को सोवियत समाज में पढ़े जाने के लिए लोकप्रिय साहित्यकार हैं। क्या है, तो बोला जा रहा है कि जारसाई रूस के टोलस्तेव क्या है, तो हाँ टोलस्टेव सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की जो अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिताएं खंडित नहीं होती है वरन और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसे वह 1917 ईस्वी से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां प्राधीन बनकर रखी गई थी। बोल रहे हैं कि जो जारशाही जो रूस में बहुत सी जो जातियां थी वो क्या है तो प्राधीन बनकर रखी गई थी, उसको गुलाम बनाकर रखा गया था। उन सब पर रूसी जाति के समानता और पूंजीपति शासन करते हैं। जैसे बोला है कि जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत से जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई। अब बहुत से उसमें ऐसे जाति था ना जो सोवियत संघ जो रूस था उसमें शामिल नहीं हुई, अलग हो गया। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जाति उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। इसमें लेखक बोल रहे थे कि जिस तरह से जो समाज में जो पढ़े जाने वाले जो लोकप्रिय जो साहित्यकार जो लेखक होते हैं और रूसी जाति का जो अस्मिता जो शुद्ध और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं, उनको समाजवादी व्यवस्था को कायम यानी कि उनको सब संभाल कर रखने के लिए उनको जाति और अस्मिता का खंडित होती है, यानी कि अलग जो है नहीं होता है वरन पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत जो संघ जो रूस था उसमें बहुत जातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण यानी कि जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ, जिसमें किसके लिए हो गया था, सोवियत संघ रूस में राष्ट्रीयता का एक पूर्ण जन्म निर्माण हुआ और यह राष्ट्रीयता जो है ना एक समाज शक्ति बन गया और 1917 ईस्वी से पहले नहीं थी। जो राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयता जो था ना जो सोवियत संघ के वह बहुजातीय कब से नहीं था, 1917 से पहले नहीं था। जारशाही जब रूस क्या बहुत से जो जाति को पराधीन बनाकर उसको अधीन बनाकर अपने गुलाम बनाकर जब रखी गई थी तब उस पर जाति के जो सामंत और पूंजीपति जो शासन करते थे। जो अगर आदमी जो कहाँ तो यानी कि जो रूस में जो गुलाम बना कर रखा गया था उस पर शासन कौन करेगा, जो अमीर लोग होंगे,
पूंजीपति लोग उस पर शासन करते थे। और जैसे जैसे बहुत साम्राज्य ऐसे थे, और वैसे ही एक साम्राज्य था 1917 ईस्वी जो क्रांति हुई, उसके बाद रूसी और गैर रूसी जाति आपस में संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और जो गैर रूसी था, जो रूस का रहने वाला नहीं था, किसी और देश का जो गुलाम आकर, रूसी और गैर रूसी आपस में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ। अब बहुत सी जाति जो सोवियत संघ रूस में शामिल न हुआ, और इसी के कारण था कुछ रूस जो था ना, कोई रूस में जो सोवियत संघ का जो लड़ाई हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होता, और कुछ जो है उसमें शामिल हुआ था। तो महायुद्ध से कुछ पहले ही अन्य जाति उसमें शामिल हुई, और संयुक्त संघ में आज जितनी अगर जाति अभी शामिल है, तो उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। देखिए, अब यहाँ से जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, नहीं तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए ठीक, इसको इतना लास्ट पॉइंट इसको देख लेते हैं। जैसे भारत की जातियों का है, बोल रहा है कि आज उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है कि जिस तरह से जैसे भारतीय जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत ही बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। जो यूरोपियन जो लोग होते हैं, वह यूरोप के जो लोग होते हैं ना, वो यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। पर यूरोप भी राष्ट्र कूट नहीं है, बोले पर यूरोप भी राष्ट्र नहीं है। और अब तो यूरोप भी पश्चिमी यूरोप के दो हालांकि अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो यूरोपियों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत मुकाबला नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने की स्थापित नहीं हुई है। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इन संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश के संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही है जैसे इस देश के व्यास के वाल्मीकि से है। ये बना सकते हैं। इसको अपना भाषा में समझा देते हैं एक बार, इस यहाँ से ठीक, इस लाइन को अपना भाषा में समझा देते हैं। देखिए, तो कई बोल रहे हैं कि जैसा सोवियत संघ रूस का इतिहास उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से भारत जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। कई बोलता रहे हैं कि जो भारत में जिस तरह से जो जाति जो लोग होते हैं सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, राष्ट्र के गठन में जो इतिहास का जो अविच्छिन्न जो प्रवाह है बहुत ही बड़ी वह निर्धारक है। यूरोप के लोग जो है ना यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। जो आज भी जो भारत में जो यूरोपियन जो लोग रहते हैं यूरोप वाला, तो वह यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। कहते हैं कि जो हमारा यूरोप इस तरह से था, पर यूरोप कभी भी राष्ट्र नहीं बना। और जो यूरोप है ना वह आज तक भी राष्ट्र नहीं बना है। और अब तो पूर्वी यूरोप भी और पश्चिमी यूरोप दोनों यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। कि ये भी बताते हैं कि जो पश्चिमी जो यूरोप है या पूर्वी जो यूरोप है ना, दोनों यूरोपों का तो अलग अलग उल्लेख मेंशन मिलते हैं। उसका एक तो आम बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। संसार का कोई भी देश है, कई बोल रहे हैं कि संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखते हैं तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भारत इसमें आगे है। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। यही बोल रहे हैं कि एक जाति दूसरी जाति से लड़ाई कर आगे नहीं हुआ है। वही मुख्यतः सांस्कृतिक और इतिहास का देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों ने सर्वोच्च स्थान रखा है। इस देश के संस्कृति रामायण महाभारत गीता कुरान से लिया गया है। सभी को क्या है तो अलग कर देती है, तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता जो है वो टूट जाएगी। यही बता रहे हैं कि अगर रामायण महाभारत तो अगर अलग कर देगा एक बार कहीं किसी दिन, तो भारतीय जो साहित्य जो है ना इसका जो आंतरिक एकता टूट जाएगी।
किसी भी बहुजातीय राष्ट्र का सामाजिक विकास में कवियों का क्या है, तो कवियों का ऐसा निर्णायक भूमिका नहीं हमें रही है। कहाँ, तो इंडिया में, जैसे कि किसी और देश में होती है। और जैसे कि जो इस देश के जो महाभारत अवधि के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कहाँ से देखेंगे, तो हम यहाँ से जो है ना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एरो लगा देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको चाहिए इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए, तब होकर क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आपको प्लेलिस्ट में हम लोग डाल देंगे। जितने भी सब्सक्राइबर होंगे केवल उनको एक पीडीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को निर्माण करने में। तो प्लीज़ आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पीडीएफ हम लोग दे देंगे, उसको आपको याद कर लीजिएगा, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।